हेलो डियर, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित जो टेक्निकल टर्म्स हैं आज उसके विषय में स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें कैश फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस। ये डियर लेक्चर 2 है, आपका लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंट जितना भी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था, जिनकी वजह से कैश में चेंजिंग होती, यानी कैश के फिगर में चेंजेस होते, उस रीजन के विषय में स्टडी किया था। और ये की स्टेटमेंट फॉर्मेट जो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके विषय में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होता है, तो आज हम लोग उसके विषय में स्टडी किया जाएगा कि जो कंफ्यूजन आपका ना हो, माय डियर, आपका कोई कंफ्यूजन न हो, यानी कि आप कोई कंफ्यूजन लेके आप अपने एग्जाम्स में ना जाएं। तो चलिए देखते हैं जो कंफ्यूजन्स आपके हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टाइम पर समस्या क्या होती है कि जब आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड लगाते हो, तो सबसे जो आवश्यक सबसे पहला कंटेंट लिखते हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डेटर्स। यानी यदि आपने कस्टमर्स एंड डेटर से कैश पाया है तो डायरेक्टली एक्चुअली क्या है ना, रिसीव्ड। पहली बात तो या तो आपका सेल से होगा या तो आपके डेटर्स आपको कैश दे दें, यानी दो चीजें हैं। तो सेल में कौन सा सेल दिया, कैश सेल ओनली। कैश सेल जनरेट द कैश एट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि आपने डेटर से कितना कैश रिसीव किया। तो बहुत स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में भी होते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को क्या दिखाएं, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स देता है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स भी, क्रेडिट सेल्स भी देता है, बैड डेट्स भी होते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने डेटर्स को डिस्काउंट भी दिया होता है, कुछ डेटर्स कुछ पेमेंट्स भी किए होते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन आपके मन में चलता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बता दूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए एक अकाउंट आप ओपन करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे, यानी एक अकाउंट आप बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट आप बनाते हैं तो आपको मालूम है, या आप डेटर्स अकाउंट न बना के रिसीवेबल अकाउंट आप मेंटेन कीजिए, रिसीवेबल अकाउंट आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट कितना मिला, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कितना आया रिसीवेबल से। यानी कि चलो सबसे पहला लिखते हैं, सुनिए, सबसे पहले आप टू बैलेंस बीडी, या ये कह सकते हैं कि आप ओपनिंग बैलेंस। किस बात का ओपनिंग बैलेंस भाई, सबसे पहले तो जो बी आर है और प्लस डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका डेटर्स अकाउंट बन रहा है। अच्छा, किन वजह से आपका बी आर यानी रिसीवेबल्स अधिक होते हैं, किन वजह से अधिक होते हैं। देखो, जिन वजह से, जो वजह मतलब कि आपका कोई भी एसेट अकाउंट जब बनाओगे तो डेबिट साइड जब वो अधिक होगा तो इसका मतलब कि उनका क्रिएशन हुआ, और यदि क्रेडिट साइड में कोई कंटेंट लिखा तो इसका मतलब है कि वो कम हुआ। दैट इज क्लियर। अब देखो ना, अब आपने क्या किया, टू क्रेडिट सेल, यदि आपने क्रेडिट सेल किया, या टू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव किया,
एक्सेप्टेंस रिसीड किया तो क्या होगा, आपके जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो अधिक होंगे, तो बिल्स रिसीवेबल जब अधिक होंगे तो इधर लिखे जाएंगे। और कोई ऐसी वजह है कि जिनसे डेटर्स अधिक हो सकते हैं? कोई ऐसी वजह नहीं है, बस एक वजह और है कि बिल्स जब डिसऑनर हो जाए, यानी कि बिल्स डिसऑनर हो जाए तो वह डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सो माय डियर, यहाँ पे चूंकि मैंने बिल्स एक्सेप्टेंस लिखा ही है तो इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन जब केवल डेटर से अकाउंट बनाए और बिल्स डिसऑनर्ड की बात कहे तो वो डेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा चलो, किन वजह से आपके डेटर्स कम होते हैं? सबसे पहली बात तो बाई कैश, यदि आपको कोई पैसे डेटर्स ने दे दिया, या बाई डिस्काउंट, यदि आपने डेटर्स को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, या डेटर्स बैड डेब्ट्स हो जाए, अब वो पैसे देने वाले नहीं हैं तो अब फिर क्या होगा? अगर डेटर्स जो है ना, जैसे आपने लिखा कि यहाँ बिल्स डिसऑनर हो जाए, तो फिर क्या है, अगर डेटर्स के ऊपर आपने बिल्स लिख दिया तो इधर से कम हो जाएंगे और इधर आके जुट जाएंगे, यानी कि बाई, चलो बात एक ही है। अब देखो, अब कौन सी वजह होते हैं जिनकी वजह से आपका डेटर्स घटता है? वो गुड्स आपको लौटा दें, यानी कि बाई गुड्स रिटर्न्स, यानी ये आपके वजह होते हैं जिनकी वजह से डेटर्स कम होते हैं, यानी कि कम होंगे तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा चलो ठीक है, अब इधर क्या होगा, बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, अगर जो आप क्लोजिंग डेटर्स निकाल रहे हो तो क्लोजिंग डेटर्स निकाल रहे हो तो बैलेंस CD, यानी कि फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अगर आप ये यहां से लेके यहां तक के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, कैश निकाल रहे हो, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। दैट इज क्लियर। इसमें से हमको कुछ भी निकालना हो तो बहुत इजीली हम एक डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और इससे पता कर लेंगे कि हमारे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितने हैं। दैट इज क्लियर। ओके, सो डियर, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड है, आप यहाँ फंसते हो कि डेटर से कितना पैसा वसूल हुआ, तो डियर ऐसे ही आप डेटर्स अकाउंट बनाएं और बहुत इजीली कितना कैश रिसीव्ड हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डियर सेकेंड टॉपिक, यानी डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो के जब आप बनाते हो तो आप देखो ना, आपको जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड कस्टमर्स के अलावा, नेट सेल्स के अलावा, आपको जो अगला कंटेंट होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीव्ड इन कैश होता है। यानी आप नोट कर लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीव्ड इन कैश। एक चीज ध्यान दो, ये हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। इट मीन कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट है वो कौन से हैं? स्टूडेंट्स, आपके मन में हमेशा ये चिंता चलती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट का वर्ड दिया होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है अमूमन तो ये मिलता नहीं है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि जो बैड डेब्ट होते हैं ये यदि रिकवर हो जाए तो ये आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट है, यानी कि बैड डेट्स रिकवर्स। तो बैड डेट्स रिकवर, चूंकि ये आपके बैड डेट्स का क्रिएशन होता कैसे है, आपको मालूम है कि डेटर से होता है, और डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डेटर्स क्यों क्रिएट होते हैं, ये इसका क्रिएशन डेटर से होता है और डेटर का क्रिएशन सेल से होता है, यानी क्रेडिट सेल से। और जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि ऐसे रिसिप्ट एंड ऐसे पेमेंट्स जो कि सेल से संबंधित हो, यानी कि किससे, सेल से संबंधित हो, परचेज से संबंधित हो, प्रोडक्शन से संबंधित हो, फैक्ट्री से संबंधित हो, या
गुड्स से संबंधित हो, तो ये सब के सब माय डियर, सब के सब कौन सी एक्टिविटीज में आते हैं? ये सब के सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहे जाते हैं। ये बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। सो ये बहुत इजली है, बहुत आसान है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस टर्म्स को आप समझते चले। तो यदि देखो बैड डेट्स रिकवर हो गया, तो ये क्या है? ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट इन कैश है। एक चीज और देखो कि बिजनेस में यदि आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, मान लो कैसा कंपनसेशन, आप किसी एजेंसी को ब्रेक कर रहे हो या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर रहे हो, आप किसी अनुबंध को क्या कर रहे हो, अनुबंध टर्मिनेट हो रहा है, तो इस अनुबंध के टर्मिनेट होने से आपको कोई पैसा यदि मिलता है तो निश्चित ही ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा, न कि ये इन्वेस्टिंग और न कि फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो दैट इज आल्सो कवर्ड अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट को क्या करते हो आप? अपने नेट कैश इनफ्लो में ऐड कर लेते हैं, और नेट कैश इनफ्लो में ऐड यानी डायरेक्ट जो आपका मेथड है बहुत ईजिली है। और इसके बाद क्या है कि डायरेक्ट मेथड में आप पेमेंट दे देते हो। तो पेमेंट किसे देते हो, चलो उस पर डिस्कशन किया जाए। सुनिए, जो हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट मेथड है, यहाँ एक चीज और देखते हैं हम लोग, पेमेंट्स देखते हैं कि हमने पेमेंट कितना किया है। तो पेमेंट्स में हम लोगों का पहला पेमेंट होता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड सेलर्स, यानी कि सेलर्स जिनसे हमने गुड्स क्या किया था, परचेज किया था, तो उन्हें क्या दोगे? पेमेंट नहीं दोगे क्या? दैट इज क्लियर भाई, पेमेंट्स देना है। और क्रेडिटर्स को भी क्या करना है? पेमेंट देना है। ये जो दोनों पेमेंट है, मैंने कहा कि अगर या यहाँ सप्लायर लिख सकते हो आप, सप्लायर लिख सकते हो। तो यदि देखो आपने क्या किया, यानी कोई भी पेमेंट क्या है, पहली बात तो कोई भी पेमेंट्स गुड्स से रिलेटेड है या क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, बिल्स पेबल से रिलेटेड है, और बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसे आपने वेजेस दी, सैलरी दी या एक्सपेंसेस का पेड किया, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी पेमेंट्स आपने दिए वो सब के सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रांसफर किया। ये सब के सब पेमेंट्स, वाई पेमेंट्स मेड गुड्स से संबंधित है, तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज क्लियर, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया जाता है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, ये आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट के कुछ कंटेंट्स हैं जहां पे देखा जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जो पेमेंट्स हैं, आपने ये किससे संबंधित है? बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि परचेज, सेल गुड्स, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब के सब ऑपरेटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होते हैं। सो माय डियर, ये आपके पेमेंट्स हैं। अब आपके सामने एक समस्या है जो पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स की समस्या है। चलो इसको देखते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो बहुत सिंपल है, हम लोग एक क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन कर लेंगे और ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड होगा। दैट इज क्लियर। अब आपने क्या किया, आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने हैं,
तो ध्यान दो, हमने आपको बताया है अपने इंटरमीडिएट की क्लासेस में भी और यहाँ की भी क्लासेस में कि कभी भी यदि कोई भी लाइबिलिटीज का अकाउंट ओपन किया जाए तो उसका ओपनिंग बैलेंस बीडी होता है बाई बैलेंस बीडी, या ये कह लें कि ओपनिंग बैलेंस। ध्यान देना, आपने क्या किया, डेटा अकाउंट बनाया तो उसका ओपनिंग इधर लिखा डेबिट में, कैटर्स अकाउंट बनाओगे तो उसकी ओपनिंग क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा, जिन जिन वजह से कैटर्स अधिक हो सकते हैं उनको इस साइड में लिखेंगे, यानी बाई किन वजह से, क्रेडिट परचेज की वजह से आपके कैटर्स, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, कम कैसे होंगे, टू आपको डिस्काउंट मिल जाए, फिर कैसे कम होंगे, आपने क्या किया, गुड्स रिटर्न्स कर लिया। यानी जिन जिन वजह से आपके डेटा क्रेडिटर्स कम होंगे आप उनको डेबिट साइड में लिख दोगे। आपने क्या किया, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपने क्या किया, आपने गुड्स रिटर्न्स कर लिया, आपको डिस्काउंट मिल गया, गुड्स रिटर्न्स कर लिया। और कोई वजह होते हैं क्या जिनकी वजह से आप कम हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि अब आप क्या कर लो, बाई SI टू कैश, यानी कि ये आपका बैलेंसिंग फिगर है और ये कितना कैश पेमेंट किया उसी को हमें निकालना था, तो आई होप डियर कि अब देखो आपने क्या किया, यहां पे इसको बैलेंसिंग फिगर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपने निकाल लिया जो आपको इजीली निकालना था। और देखो इसके बाद क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके आपने कैश में जितने एक्सपेंसेस पेड किए हैं वो पेमेंट्स दे देते हो, तो बहुत इजीली, यानी कि कहा जाए इतना इजीली आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक कंटेंट्स की बात और कर लेते हैं, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स क्यों पे किया आपने, क्योंकि आपने इनकम कमाए। और कैसे इनकम कमाए माय डियर, आपने बिजनेस के ऑपरेशन से इनकम कमाया तो आपने जो है टैक्स पेमेंट किया। इसलिए इनकम टैक्स पेड को जो है हमेशा एक्सपेंसेस यानी कैश पेमेंट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप लिखते हो कैश का पेमेंट इनकम टैक्स का। अच्छा, एक साफ साफ बता दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैश के अलावा कुछ और लेता है क्या? आप उसको स्टॉक बेचते हो? जी नहीं। आप उसको शेयर्स इशू करते हो टैक्स के बदले? नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे केवल कैश लेता है टैक्स में। इसलिए अभी आप कहेंगे सर चेक लेता है, इस आपको बता दूं डियर, जितने भी कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश हैं हम लोग कैश कंसीडर किया जाता है। शुरुआत की क्लासेस में मैंने बताया हुआ आपको कि कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश में जब चेंजेस होंगे तो हम इसकी एनालिसिस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, नॉट इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो डियर, इनकम टैक्स पेमेंट हमेशा कैश फॉर्म में लिया जाता है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग कंसीडर करते हैं कि पेमेंट किया। ओके, तो चले नेक्स्ट मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके एक एक स्टेप की हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन बाकी न रह जाए और पता चले कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय उस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। ओके, चलो देखते हैं भाई। सो डियर, अब देखो, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के एडजस्टमेंट आते हैं वो डिफरेंट एडजस्टमेंट आते हैं। और ये एडजस्टमेंट एक्चुअली क्या है ना कि आपको दो जगह पे मिलते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए कि पहला ही नाम ले लेते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड
डिविडेंड्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स फंड, यानी ये ऐसे नाम है ना। एंड जितने भी प्रोविजंस और रिजर्व्स होते हैं एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को का एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर देते हैं। इट मीन कि इतने अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली होता कहाँ से है, ऑपरेटिंग से होता है। यानी जितने प्रोविजंस होते हैं सबके सब प्रोविजंस नेट प्रॉफिट को के एप्रोप्रिएशन होते हैं, तो इनका एडजस्टमेंट आवश्यक होता है, इसलिए कि हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट इज क्लियर। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आवश्यकता होती है। तो यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है तो हमें इनको इन सभी को क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन सब को ऐड कर लेना होता है। तो फिर जो आता है और फिर कोई जो फिगर आता है उसमें से लेस कर लेते हैं इनकम टैक्स रिफंडेड। अगर इनकम टैक्स रिफंडेड कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बात होती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि ये इनकम टैक्स से रिफंडेड क्यों डिडक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स कभी कभी आप सोचते हो ना कि नेट प्रॉफिट क्यों डिडक्ट इनकम टैक्स रिफंडेड क्यों डिडक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ये किस टाइम का बनाते हो, ये आप करंट ईयर के कैश फ्लो बनाते हो। और दूसरी चीज कि ये जो इनकम टैक्स रिफंडेड है ना ये तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से यानी इसके पहले की प्रॉफिट से दिया जा चुका होता है। ये तो आपका ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं कि या ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट तो है नहीं कि जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इसको डाल दें। तो जो नेट प्रॉफिट में ये आपका इंक्लूडेड है इनकम टैक्स रिफंडेड, इसको आप डिडक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ों के विषय में इस पर डिस्कशन किया जाएगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक्चुअली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ना ये दो तरह से आपके बैलेंस शीट में दिया होता है। तो चलिए पहले एक एक कंटेंट के विषय में इसके विषय में स्टडी कर लिया जाए, फिर आगे की चीज़ें देखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, बैलेंस शीट में आपके प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। ये मान लो 2018 का दिया है, 18-19 का, और ये 2020 19 एंड 20 का दिया है। 2 साल का फिगर दिया हुआ आपको। दैट इज क्लियर। यहाँ चलो देखो 50,000 का दिया है और यहाँ 60,000 का दिया है। तो डियर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसको मिटाएंगे और एक एक जो कंटेंट हैं इनके विषय में डिस्कस किया जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनका क्या इम्पैक्ट होगा और ये कहाँ लिखे जाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिखे जाएंगे, ये क्या इफेक्ट डालते हैं कैश के आउटफ्लो या इनफ्लो से संबंधित। तो चलें सबसे पहले हम इनको एरिज कर लें, मिटा लेते हैं। देखो सबसे पहली बात कि आप कैश फ्लो बनाते हो और ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। ज़्यादा कंटेंट नहीं, बस पहले आप इनके विषय में सोचिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के विषय में, क्योंकि ये कुछ ऐसे जो एडजस्टमेंट होते हैं ये आपको फंसाते हैं आपके एग्जामिनेशन में या आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल में ये आते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी प्रोविजंस होते हैं
प्रोविजंस, ये सब के सब क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि नेट प्रॉफिट में से इनको घटा दिया गया होता है, ट्रांसफर किया गया होता है। तो पहली बात कि जो करंट ईयर प्रोविजन होता है, करंट ईयर प्रोविजन, ये नेट प्रॉफिट में क्या होता है? ऐड होता है। पहला इसका स्टेटमेंट, जैसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि है तो मान लो नेट प्रॉफिट आपका कुछ नहीं दिया, ऐड किया करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना भैया? 60,000, और ये आपका इफेक्ट आ गया 60,000, ध्यान दीजिएगा। और फिर ये जो प्रीवियस ईयर प्रोविजन है ना, प्रीवियस ईयर प्रोविजन ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी इसे क्या मानेंगे? टैक्स का पेमेंट मानेंगे। दैट इज क्लियर। यानी कि यहां लिखेंगे लेस पेमेंट ऑफ टैक्स 50,000, यानी ये इंपैक्ट आपका 10,000 का इनफ्लो बताता है। पहला आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो, यानी कि पहला ट्रीटमेंट आप ऐसा कर सकते हो, सेकेंड ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो? देखो, ये जो एप्रोप्रिएशन आपने किया है तो इसको आपने पहली बात तो एक करंट ईयर एप्रोप्रिएशन माना, इसको आप करंट लायबिलिटीज मानते हो, और पेमेंट जितना पेमेंट किया है आप उसको टैक्स को घटा देते हो। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, नोट कर लेना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब सेकंड क्या कर सकते हो? सेकंड कि एक आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन कीजिए। आप यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक्चुअली यह एक दायित्व है, यानी लाइबिलिटीज स्टेट किया जाता है। क्या स्टेट किया जाता है? लाइबिलिटीज स्टेट किया जाता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होता है 50,000, और इधर टू बैलेंस सीडी 60,000। देखो, अगर जो आपका इधर का ज्यादा है तो ये माना जाएगा बाई प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 10,000। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 60,000। और इधर ज्यादा होता है तो क्या लेंगे? टैक्स पेड आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देना। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या? 10,000 का प्रोविजन किया ड्यूरिंग द ईयर, ये मानेंगे। दैट इज क्लियर माय डियर। अब चलो देखो, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट, चलो हम यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। ऐड किया क्या? एप्रोप्रिएशन जो किया है आपने, किस बात का? प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना किया? 10,000। ये 10,000 क्या हो गया? इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? इसका इम्पैक्ट 10,000 आया, और पहला भी आपने देखा इम्पैक्ट 10,000 का ही आएगा। आपने पहले केस में देखा इम्पैक्ट 10,000 का आया, और सेकेंड यानी कि आप यहीं सीधे, यदि आप इस साल को इसको
इसको करंट ईयर प्रोविजन मान लेते हैं, इसको टैक्स का पेमेंट मान लेते हैं, तभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब ट्रेड किया तो ये 10,000 का ई बैलेंस दिया आपको। और यदि आपने अकाउंट ओपन किया और इस अकाउंट के माध्यम से देखा तब भी ये 10,000 का ही बैलेंस आपको देता है। दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नाउ डियर, आप चेक कर लें, बिल्कुल आप देखेंगे दोनों का इम्पैक्ट, ये अलग अलग कैश फ्लो है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों का इम्पैक्ट 10,000 का ही बनता है। चलो देखो, अब इसके बाद अब क्या देखोगे, इसी फिगर में देखो आप, इसी को प्रोविजन फॉर टैक्स को आपको ऐसे भी दे सकता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 2018-19 का 50,000, 19-20 का 60,000, और लिख देगा करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। दैट इज क्लियर। अब तो आपके सामने समस्या आ गई ना, पहला मेथड वो एप्लीकेबल जो किया था उसके अकॉर्डिंग, तो सीधे आप एक अकाउंट ओपन कर लेंगे और इस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। दैट इज क्लियर, ओके। चलो अब इधर क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी कितना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे 50,000 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना 60,000। अच्छा, प्रोविजन बनेगा तो इधर लिखेंगे, यानी बाई प्रोविजन मेड कितना 20,000। तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये लिखोगे टू टैक्स पेड कितना 10,000। अब इसमें दो चीजें आपने पाया, चलो मैं बता दूं कौन कौन सी चीजें। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है और यहां लिखेंगे, अब मैंने बस ऐसे ही किया है, लाइन आपकी ये होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप जाते हो जब ना, तो फिर क्या है, आप यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स। टैक्स कितना लिखा आपने, कुछ है नहीं, नील रखो, यानी ऐड किया यहां प्रोविजन फॉर टैक्स। इस साल का प्रोविजन कितना है 20,000, यानी कि ये 20,000, बाकी कोई फिगर मैंने नहीं लिया तो ये 20,000 हो जाएगा। और लेस टैक्स पेड, इस साल का टैक्स पेड कितना है 10,000, ये आपका आया है डियर बैलेंसिंग फिगर 10,000। तो यानी ये इफेक्ट क्या आया, ये 20,000 यानी कि कैश इनफ्लो ये हुआ, केवल इतने इंफॉर्मेशन में हमने ये आपको बताया हुआ है। दैट इज क्लियर। तो आज हम लोग एक एक एडजस्टमेंट जो आपका होगा, एक एक एडजस्टमेंट के विषय में स्टडी किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड का, यानी प्रपोज्ड डिविडेंड को भी सेम तरह से ट्रीट किया जाता है, नोट कर लें। प्रपोज्ड डिविडेंड भी सेम तरह से ट्रीट किया जाता है, सेम, कुछ बदलना ही नहीं माय डियर। जैसे क्या किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है इस साल उसे पेमेंट मान लेंगे। चलो मान लो ये प्रपोज्ड डिविडेंड है,
क्या है भाई, प्रपोज्ड डिविडेंड है। आपको मालूम है कि जो डिविडेंड प्रपोज्ड किया जाता है इसको पेमेंट करना है, तो इसको चल दायित्व की तरह यानी कि करंट लायबिलिटी स्टेट किया जाता है। ओके, अब किया क्या आपने, अब किया क्या कि देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड को कैसा दिखाओगे, आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, ऐसे यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट शुड ये प्रपोज डिविडेंड के साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि जो करंट ईयर प्रोविजन है इसको ऐड कर लेंगे, ऐड लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड और ऐड कर लेंगे और इसमें से लेस किया जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड सॉरी जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ये यहाँ पे जो करंट ईयर का है यानी ये 60,000 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहेंगे ना, यहाँ नोट कर लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ लिखेंगे डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पेड मानेंगे, ये 50,000 का हम डिविडेंड पेड मानेंगे। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। यानी कि हमने क्या किया, प्रपोज डिविडेंड के ये जो प्रीवियस ईयर का है इसे हम यहाँ पे पेमेंट मानते हैं और जो करंट ईयर का है इसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी उसी का एप्रोप्रिएशन किया जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखें इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड्स। यू वेल नोन इंटरिम डिविडेंड्स, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं इंटरिम डिविडेंड्स के विषय में, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं इंटरिम डिविडेंड्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स इंटरिम डिविडेंड्स यदि पेड है तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, यानी कि इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा, कोई भी अमाउंट होगा आप यहाँ ऐड लिख लेंगे और यहाँ जो इंटरिम डिविडेंड होगा यानी कि ये माइनस कंटेंट में इंक्लूड हो जाएगा, कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। दैट इज क्लियर माय डियर, यानी जो डिविडेंड्स पेड किया है वो एग्जैक्टली, तो आप बिल्कुल, आपने क्या किया, आप बिल्कुल परेशान ना हो इसे लेकर। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड्स, वीजर्स एंड रिफंड ऑफ टैक्सेस के विषय में जब आपने स्टडी कर लिया तो चलो एक कंटेंट आपका अक्सर फंसाता है, ड्राइंग। ड्राइंग को आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ड्राइंग देखो आपका कैपिटल जो होता है ना, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप में देखो आपका कैपिटल दो वजह से घटता है, या तो लॉस हो जाए और या तो आपने ड्राइंग कर ली, या तो लॉस हो जाए। सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि ड्राइंग वहीं पे होगा, तो माय डियर फिर क्या है, अगर आपने ड्राइंग कर ली तो आप बताओ जब कैपिटल लगाते हो तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हो, तो जब कैपिटल निकालोगे अपने बिजनेस से, कैपिटल का ड्राइंग करोगे तो कौन सी एक्टिविटीज होगी, इट मीन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि ड्राइंग आप अपने कैपिटल से इसे माइनस कर लेंगे। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, अब देखो ना, अब देखो अगर ये लॉस होता है तो ये नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखा जाएगा, नेट लॉस लिखा जाएगा, यानी कि ये फिगर माइनस में आएगा। फिर हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिजनेस में
दो चीजें हैं। अगर सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चलो आ गए तो साथ में बताते चलते हैं कि जो सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है, तो इनकी कैपिटल इंक्रीज द कैपिटल, इनके कैपिटल के इंक्रीज होने का दो ही वजह होता है। या तो ये एडिशनल कैपिटल लगा दें, तो क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आके लिखेंगे ऐड कैपिटल ब्रॉट, प्लस हो जाएगा। और दूसरा, या तो प्रॉफिट होता हो तब तो इनका कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, तो प्रॉफिट होगा तो यहां आ जाएगा। दैट इज क्लियर। अब यदि कंपनी है, यदि कंपनी है, मैं मिटाता हूं इसको, यदि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके दो वजह होंगे, एक तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, या तो इशू ऑफ शेयर फॉर अदर कंसिडरेशन। मैंने कारपोरेट अकाउंट में आपको अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें, और साथ ही साथ जो हमारे क्लासेस के लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि आपके पास कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो या तो कैश कंसिडरेशन के लिए गया हो या अदर कंसिडरेशन के लिए गया हो। तो बेटा सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आया था तो मैंने इसे बता दिया क्योंकि हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है। तो अब देखो कि ये जो कैश में इशू किया तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैश के लिए उन्होंने ये शेयर्स इशू ही नहीं किया था। नाउ डियर, चलो हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ओर फिर से लौटते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ओर लौटने का मतलब ये है कि इसको हम मिटाएंगे। अब देखो आपने क्या किया ना, आपने डिविडेंड्स, जितने भी डिविडेंड्स पेड किए हैं, यानी कि जितने भी डिविडेंड्स पेड किया है, ये सब के सब आके यहाँ पे जुट जाएंगे। चाहे आपने इंटरिम डिविडेंड पेड किया हो, चाहे फाइनल डिविडेंड पेड किया हो, चाहे प्रपोज डिविडेंड किया हो, एप्रोप्रिएशन किए हो, सब के सब आके जुट जाएंगे। यानी यदि यहाँ लिखोगे डिविडेंड्स पेड तो ये ऐड हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। अब देखो ना, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर पेड किया है। क्या किया आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेड किया और उसको पीएल अकाउंट में आपने लिख दिया हुआ है, तो उतने से आपका नेट प्रॉफिट क्या है, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स। दैट इज क्लियर। अब देखो ना, नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें, अब ऐड करो, इसके बाद ऐड करो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप ये करते हो, आप क्या करते हो, आप ये करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंटेंट्स को आप लेते हैं। तो जब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहला एक काम करते हो आप, पहला नाम लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन का। किसका, यहां सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स होता है ना,
वो आप यहाँ पे क्या करते हो, ऐड करते हो। सॉरी, तो जब ऐड करते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आपको होती है। चलो, तो मैं बता दूं कि मान लो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ये पहली बात तो फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है। अच्छा, ये नॉन कैश फॉर्म में होता है। तो मान लो कोई भी फिक्स्ड एसेट है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स लीज होल्ड लैंड के, अगर लीज होल्ड लैंड है तो नहीं, तो यदि ऐसी लैंड है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसको हम नहीं लिख सकते यहाँ। तो जो भी फिक्स एसेट्स है उसका टू बैलेंस बीडी, मान लो कोई भी फिक्स एसेट्स हो, उसकी वैल्यू 5 लाख है, ओपनिंग वैल्यू उसकी 5 लाख है, और क्लोजिंग वैल्यू 7 लाख है। दैट इज क्लियर। और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन दिया है माय डियर, क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 1 लाख का। तो आपने क्या किया, अब देखो, तो 1 लाख डेप्रिसिएशन आपका यहां आ जाएगा, और फिर इधर वाले में से इसको डिडक्ट किया, तो टू परचेज द एसेट्स या टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो कितने से, 3 लाख की एसेट आपने परचेज की, ध्यान देना। तो ये 3 लाख ये कहाँ का, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर। दैट इज क्लियर। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आपका आउटफ्लो है 3 लाख रुपए का। लेकिन मुझे मतलब अभी क्या चल रहा था, हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है और एडजस्टमेंट की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पर, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज किया जाएगा, नेट प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। सो डियर, फिर क्या होता है, चलो इसको मिटाते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म है कि यदि आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो दिक्कतें आती हैं। एसेट अकाउंट बना लो, यदि एसेट घटती है तो उसकी 2 वजह होती है। पहला, या तो डेप्रिसिएशन लगता है, या तो आपकी एसेट सेल की गई है। तो यदि सेल के इंफॉर्मेशन नहीं दिए हो या डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप उसे सेल मानेंगे। एंड अगर नहीं भी दिया है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेक कर लेंगे रीजनेबल है कि नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन उसको ट्रीट करते हो, यानी किसी एसेट का घटना यदि डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हो, तो आप लिखो नोट हियर डिक्रीज इन एसेट्स ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। यदि एसेट्स का घटना आपको कुछ नहीं समझ में आता है और वो रीजनेबल है कि आप उसको डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो आप एक नोट लिखें कि एसेट फिक्स एसेट्स को इसलिए घटा अब कि वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन नोट आप वहाँ पे लिख देंगे, और वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा घट गया हो तो आप उसको डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लेंगे, तब वो जाके सेल ट्रीट किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सेल का इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप उसे डेप्रिसिएशन मान लें। अगर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया हो तो जो घटा है उसे सेल मान लें। दैट इज क्लियर। चलो ठीक है, अब लिखो इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। यदि कोई इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यानी कोई ऐसी एसेट्स राइट ऑफ होती है तो निश्चित ही वह एक नॉन कैश फॉर्म में है, तो उसे हम यहाँ पे यानी कि राइट ऑफ
इंटेंजिबल एसेट्स, इसको हम नेट प्रॉफिट में माय डियर ऐड कर लेंगे, शुडियर। यदि इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन किया आपने तो जितना किया उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में आपने लिख दिया, उतने से आपका नेट प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। तो हम इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, इसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, आप नेक्स्ट लिखो अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, loss on sale of investment, that is clear। यानी कि expenses on issue of shares and debenture and discount on इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि शेयर्स ऑफ डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सब के सब फिक्टिशियस एसेट्स से ट्रीट किए जाते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं शेयर होल्डर फंड निकालते समय या डिफरेंट क्लासेस में अपने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया हुआ है, या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाते समय मैंने आपको एनालिसिस करते समय समझाया हुआ है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी का बनाते हो तो वहाँ पे भी मेरी क्लासेस मैंने आपको समझाया है कि ये सब के सब कोई एसेट नहीं होते, बल्कि ये उनके सेंस में एक्सपेंस किया गया होता है, ये एक्सपेंस किया गया होता है। और ये एक्सपेंस हम एक एसेट को मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के अकॉर्डिंग। अब पता चलता है इनकी कोई तो वैल्यू है नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू, इनको वसूला तो जा नहीं सकता है। ये सब के सब क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ये सब के सब फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कंपनी इनको इनका अमोर्टाइजेशन करती है। यानी अगर ये बैलेंस शीट में लिखे गए हैं तो इसका मतलब है कि उतने अमाउंट से उनका नेटवर्थ कम है। अगर ये लिखे गए हैं तो या तो शेयर होल्डर फंड कम है इतने अमाउंट से, तो कंपनी क्या करती है, इनको राइट ऑफ करती है, ऑर्गेनाइजेशन इनको राइट ऑफ करता है। तो यदि राइट ऑफ किया है तो आप लिखेंगे amortization ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। किसी भी फिक्टिशियस एसेट्स को एडवर्टाइज हुआ है तो उसकी वैल्यू को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे डियर, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, आपने क्या किया, बैड डेट राइट ऑफ किया, क्या किया, चलो नेक्स्ट लिखो, बैड डेट्स राइट ऑफ किया। तो यदि बैड डेट्स को राइट ऑफ किया तो वो भी क्या होता है, नॉन कैश फॉर्म में होता है, और उतने अमाउंट से आपका नेट प्रॉफिट डिडक्ट हो जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आप उसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर लेंगे। ओके डियर, चलो नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई एसेट बिकी और वो उसके पीछे घाटा हो गया आपका, आप खुद सोचो, तो उस घाटे को आपने पीएल अकाउंट में कंसिडर किए हुए हैं, तो सही में उतने से आपका नेट प्रॉफिट घट जाता है, कम हो जाता है। तो यानी यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को ऐड कर लेंगे,
और पहली बात तो ये आप जो एक्टिविटी है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कोई एसेट, 1 लाख की एसेट थी, उसकी कॉस्ट और 80,000 में बिक गई, तो ये कैश मिला ना आपको, तो इसको कहाँ लिखोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लेकिन ये जो 20,000 का घाटा हो गया, आपने कहाँ लिख दिया? इसे पीएल अकाउंट में लिख दिया, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लें या लॉस कह लें। यानी कि पहली बात तो आपका एनपी इतने अमाउंट से घट गया, और जो कि ऑपरेटिंग का है भी नहीं, ये कहाँ का है? इन्वेस्टिंग का है। तो इसको एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को यहाँ लिख देंगे, और सेलिंग प्राइस जितनी आपकी कैश जनरेट हुई है उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। इसका जस्ट अपोजिट डियर, इसका जस्ट अपोजिट जो डिडक्ट होने वाले कंटेंट हैं, यानी डिडक्ट होने वाले कंटेंट हैं लेस, मैंने इस पे डिस्कस कर लिया है जब मैं इसका फॉर्मेट समझा रहा था। बस केवल मैं एक एक एडजस्टमेंट के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत क्लासेस में ना हो। तो चलो, प्रॉफिट, प्रॉफिट या ये कह लें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितने भी आपके पास नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, आप उन्हें डिडक्ट कर लें। क्या क्या है भाई? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस होगा, आप ऐसे कर लो। चलो एक एग्जांपल लो, कोई एसेट है फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड ऑफ फॉर 1,20,000, कॉस्ट वाज 1 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख थी, बेचा कितने में? 1,20,000 में। तो एक बात बता दो, ये प्रॉफिट कितना हुआ? आप 20,000 प्रॉफिट कंसीडर करते हो, लेकिन सही मामले में जितने की ये सेल की गई है, ये कैश आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? जीडीएल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। तो इसके प्रॉफिट को यदि आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार आपने उसे कंसिडर किया हुआ है, तो एक बार उसे माइनस कर लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यानी कि लेस कर लिया, लेस कर लिया। ओके, यानी कि ये 1,20,000 केवल एक जगह लिखना था, केवल एक जगह लिखना था, आपने उसको 2 जगह लिखा हुआ था। एक तो इन्वेस्टिंग के भी अकॉर्डिंग 1,20,000 दिखा दिया, और प्लस 20,000 ऑपरेटिंग के भी अकॉर्डिंग दिखा दिया, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लिया। तो एक जगह से हटा दो भाई ने 20,000, कहां से? जहां की नहीं है। कहां की नहीं है? ऑपरेटिंग की नहीं है। दैट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोविजंस के क्रिएशंस हैं वो सब के सब आके यहाँ पे जुट जाएंगे। आप जितने भी प्रोविजंस होंगे वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। वो चाहे जो भी प्रोविजंस हो, वो उस प्रोविजन से नेट प्रॉफिट घटता है। ओके क्लियर? अब सेकेंड टॉपिक आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। अच्छा, रेंट रिसीव जो हुआ ना, रेंट जो रिसीव हुआ, एग्जैक्टली इस पे बात कर लें। ये रेंट चाहे आपको बिल्डिंग के लिए मिला हो, चाहे ये मशीन के लिए मिला हो, चाहे ये फर्नीचर से मिला हो, यानी ये रेंट रिसीव आपका किस एक्टिविटी से है? इन्वेस्टिंग से है। आपने बिजनेस बिल्डिंग को रेंट पर उठाया है, आप बता दो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि इन्वेस्टिंग है? सब इन्वेस्टिंग। तो आपने क्या किया? जो भी रेंट रिसीव किया हुआ है उसको कहाँ दिखाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। सच में आप बताओ,
वो था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने, तो आप एक काम कीजिए ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उसको माइनस कर लीजिए, यानी लेस कर लीजिए, और ये फिर कहाँ ऐड कर लीजिए, ऐड टू फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट इज क्लियर? ओके, चलो डियर, रिसिप्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, रिसिप्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, ये जो इंटरेस्ट रिसीव किया है ना, या जो डिविडेंड्स रिसीव किया है, ये कैसे आपको मिला? ये आपके इन्वेस्टमेंट का क्या है? रिटर्न है भाई, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ जाएगा सर? ये तो जाना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और आपने लिखा कहाँ पे है? आपने लिख दिया पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गलत किया ना, इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखना था। आप पीएल अकाउंट बनाते क्यों? वो तो बिजनेस इनकम के लिए एंड लॉस के लिए बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हम जिस आप एक्टिविटीज का जो कंटेंट होगा उसको तो वहां ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इनके जितने भी रिसिप्ट, इंटरेस्ट थे और डिविडेंड्स थे उनको घटा लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसिप्ट सबको क्या किया, नेट प्रॉफिट से लेस कर लिया। दैट इज क्लियर? ओके डियर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और फिर इनका क्या किया जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, समझते चलिए एक साथ, क्योंकि एक साथ सबके सब आपको हम समझाते चल रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट समझ में आपको आ गया होगा, आ गया होगा। छोड़िए, ये आपका फाइनल फिगर आता है, इसका टोटल कर ले प्लस और माइनस, और आप यहाँ पे इसे लिखें, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा। इसे लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। दैट इज क्लियर डियर? अच्छा, अब ये देखो, अब इसके बाद क्या करना है, आप इसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज, ये प्लस करना है, इन करंट लायबिलिटीज, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना। क्यों भाई? ये मानते हैं कि करंट एसेट्स यदि आपकी घटती है, डिडक्ट होती है, तो कैश जनरेट होता है, और यदि करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कैश जनरेट होता है, इसका इम्पैक्ट। और फिर लेस किया जाता है जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यानी ये लेस किए जाते हैं। और फिर छोड़िए, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ तक आपने बना लिए, और इसका जो बैलेंस आया, ये बैलेंस आप यहीं पे प्लस होता तो ले लेते, माइनस होता तो ले लेते, और इसमें से इसको क्या किया, जो भी इसके इम्पैक्ट आए प्लस माइनस लेके, और ये फिगर अभी आप यहीं पे लिखो, चाहे प्लस आता हो और चाहे माइनस आता हो, और इसमें लिखो ऐड एक्स्ट्रा, क्या लिखो, अभी लिखो, आप लिखेंगे यहाँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट जो भी है, और इसमें से लेस कर लोगे इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स है वो पेड कर लोगे, तो ये फिगर जो बनेगा, या यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश जनरेट
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। साथ ही साथ डियर मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको ये बहुत अच्छे ढंग से ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस था एज पर अकाउंटिंग गाइडलाइन 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ था। साथ ही साथ आज की क्लास में मैंने डिफरेंट एडजस्टमेंट जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित थे इनके विषय में डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भी कंटेंट की स्टडी हो गई, यानी केवल उसमें यदि कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट्स आता है तो डेप्रिसिएशन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आता है। आई होप कि इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स का जो राइट ऑफ या एमोर्टाइजेशन होता है उसका भी यहाँ पे हम लोगों ने विशेष स्टडी किया। नाउ डियर फिनांसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के जो एडजस्टमेंट है, चलिए 2 मिनट में इसको देखा जाए। सो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर जब हम आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर आते हैं, तो हमने आपको बहुत टेक्निकली 2-3 बातें इसमें हैं भाई। फिक्स्ड एसेट्स का यदि परचेज होगा या बाई किया जाएगा तो ये क्या होगा, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और यदि फिक्स एसेट्स क्या किया जाएगा, फिक्स एसेट्स सेल किया जाए। छोड़िए, आपने यदि फिक्स एसेट्स को परचेज किया ना, तो यदि फिक्स एसेट्स परचेज किया तो जाहिर सी बात है कि ये कैश आपका आउटफ्लो होगा। फिक्स एसेट्स परचेज किया, यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया, यदि आपने कोई शेयर्स परचेज किया, यदि कोई डिबेंचर्स परचेज किया, तो अब देखो ना, यदि इनसे कोई रिटर्न मिलता है तो आखिर वो कहाँ जाएगा। इनसे यदि कोई भी क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, जैसे शेयर से क्या मिलेगा, डिविडेंड, डिबेंचर से इंटरेस्ट, बिल्डिंग या फिक्स एसेट से कोई रेंट मिलता है, तो ये आखिर कैसे क्यों जनरेट हुआ, फिक्स एसेट से हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। दैट इज क्लियर। अच्छा, फिक्स एसेट को क्या किया आपने, सेल किया, तो मान लो सेल किया तो आपके पास कैश क्या आया, कैश आपका इनफ्लो हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया। अब मान लो सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपए है और उसमें प्रॉफिट हुआ, कोई एसेट्स कॉस्ट उसकी थी 8 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। ये जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये इसमें इंक्लूड है ना भाई, तो आपने जितना सेल प्रोसीड है वो कंप्लीटली आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है। सो माय डियर, यदि ये चीजें आपने कर लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलो हम लोग चलते हैं फिनांसिंग एक्टिविटीज की, और फिनांसिंग एक्टिविटीज को देखते हैं, फिनांसिंग एक्टिविटीज को। सो डियर, फिनांसिंग एक्टिविटीज के लिए हमने आपसे कहा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले फिनांसिंग में 2 बातें, या तो कैश का इनफ्लो होगा या तो कैश का आउटफ्लो होगा। दैट इज क्लियर। इनफ्लो कैसे होगा, इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कैश कंसिडरेशन के लिए होगा तभी, कैश कंसिडरेशन के लिए होगा तभी ये आपके कैश जनरेट हो पाएंगे, नहीं तो यदि अदर देन कैश के लिए इशू किया है तो नहीं होगा। जैसे यदि आपने इशू ऑफ बोनस शेयर किया, तो बोनस से आपको कोई पैसे नहीं देने वाला, आपने स्वेट
इक्विटी शेयर्स इशू किया विदाउट कंसिडरेशन अपने एम्प्लॉय को, तो आपके पास कोई पैसे नहीं आने वाले। आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज किया और क्या किया, शेयर इशू कर लिया, तो कोई नहीं पैसे आने वाले। यानी कि कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर्स इशू होगा तो जाके आपका कैश का इनफ्लो होगा। दैट इज क्लियर। चलो अब देखो, ऐसे ही आपने किया क्या, लॉन्ग टर्म लोन लिए, यानी लॉन्ग टर्म लोन लिया या आपने डिवेंचर्स इशू किया, और दोनों डिवेंचर्स इशू किया किस बात के लिए, कैश कंसिडरेशन के लिए। यदि डिवेंचर्स इशू किया किस बात के लिए, कैश कंसिडरेशन के लिए यदि डिवेंचर्स इशू किया तो निश्चित ही आपके पास कैश इनफ्लो होगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, इनका जो रिटर्न पे करोगे, यानी कि इनका क्या, जो रिटर्न पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इनका रिटर्न क्या, यदि आपने डिविडेंड पेड किया तो क्या है, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। यदि आपने इंटरेस्ट पेड किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्यों, क्योंकि इनके लिए धनवेश किया था। साथ ही साथ डियर, यदि आपने डिविडेंड्स पेड किया तो लिखा ही, यदि आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया तो ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पेमेंट है। साथ ही साथ यदि आपने पेड या डिवेंचर रिडम्पशन किया तो ये कहाँ जाएगा, ये सब का सब कैश आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। सो डियर, कोई ऐसा एडजस्टमेंट आज की क्लास में नहीं बचा कि जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हो, जो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया हो। तो आई होप कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब सॉल्व होंगे तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट आपको फंसाने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।